नमस्कार और आज की इस बहुत ही खास और गहरी चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। हाँ, आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हमारा मुख्य फोकस है डिजाइन एलिमेंट्स, कलर फंडामेंटल्स, किताब का शुरुआती अध्याय, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक स्टाइल मैनुअल है। सही कहा। इस मैनुअल का मूल उद्देश्य ये समझना है कि रंग किस तरह ग्राफिक डिजाइन को पूरे तरह से नियंत्रित करते हैं। ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में रंग कोई आफ्टर थॉट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिजाइन बन गया और फिर सोच रहे हैं कि चलो अब इसमें रंग भर देते हैं। बिल्कुल, एकदम सही। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि डिजाइन पूरा होने के बाद बस उसे सुंदर बनाने के लिए कोई भी रंग डाल दो, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में रंग किसी भी डिजाइन की पूरी कहानी को बदलने की और यहाँ तक कि किसी ब्रांड के भविष्य को तय करने की ताकत रखते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब एक डिजाइनर किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है तो उसके सामने क्या होता है? बहुत सारी जानकारी होती है। हाँ, क्लाइंट के जटिल विचार, ब्रांड की पहचान और उसके व्यावसायिक लक्ष्यों का एक बहुत बड़ा पुलिंदा होता है। बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी को बिना एक भी शब्द लिखे दुनिया तक पहुंचाने का सबसे शक्तिशाली टूल रंग ही है। सही बात है। ये केवल एक विजुअल अनुभव नहीं है, बल्कि एक पूरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि रंग सिर्फ दिखते नहीं हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? वे अमूर्त विचारों के प्रतीक होते हैं। मतलब जब हम किसी डिजाइन में कोई खास रंग देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उसे किसी भावना या किसी पुरानी याद से जोड़ देता है, या किसी सांस्कृतिक मान्यता से भी, है ना? बिल्कुल। इस विश्लेषण में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि जब कोई डिजाइनर एक विशिष्ट ह्यू या वैल्यू का चुनाव करता है, हाँ। तो वो केवल कैनवास पर जगह नहीं भर रहा होता, वो जानबूझकर एक ऐसा अर्थ पैदा कर रहा होता है जो देखने वाले के अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में एक सटीक भावना जगाए। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा असर व्यापार के मुनाफे या नुकसान पर पड़ता है। 100%। एक सही रंग का चुनाव किसी साधारण से प्रोडक्ट को बाजार का लीडर बना सकता है, और एक गलत चुनाव, एक गलत टोनल कॉम्बिनेशन करोड़ों रुपए के मार्केटिंग कैंपेन को पूरी तरह से डुबा भी सकता है। अरे बाप रे। बिल्कुल, रंगों का यह व्यावसायिक प्रभाव सच में बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई टेक स्टार्टअप है, ठीक है, और वो खुद को बहुत ही सुरक्षित और भरोसेमंद दिखाना चाहता है, तो वो अक्सर क्या करते हैं? नीले रंग के विभिन्न शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ब्लू अक्सर ट्रस्ट का प्रतीक माना जाता है कॉर्पोरेट दुनिया में। सही कहा। लेकिन अगर वही कंपनी नीले रंग के किसी गलत सैचुरेशन या वाइब्रेंसी का इस्तेमाल कर ले, मतलब बहुत ज्यादा चुभने वाला नीला रंग, हाँ, तो वो भरोसेमंद दिखने के बजाय बहुत ही आक्रामक या गैर पेशेवर लग सकती है। बिल्कुल। ये केवल सुंदरता का मामला नहीं रह जाता, फिर ये सीधे तौर पर कन्वर्जन रेट्स और यूजर एंगेजमेंट से जुड़ जाता है। और यही साबित करता है कि एक सफल रंग संबंध जो लोगों के खरीदारी के फैसलों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, वो कितनी बड़ी चीज है। मतलब ग्राफिक डिजाइनर असल में सिर्फ एक विजुअल कम्युनिकेटर नहीं है। नहीं, वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट भी होता है। एकदम सही। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो हर रंग की अपनी एक पूरी कहानी होती है, और उसके बहुत ही स्पष्ट व्यवहारिक कार्य भी होते हैं। ग्राफिक डिजाइन में रंगों का काम केवल ध्यान खींचना नहीं है। तो और क्या-क्या काम होते हैं इसके? वे एक बहुत ही जटिल सिस्टम की तरह काम करते हैं। इसका एक सबसे प्रमुख कार्य है रास्ता दिखाना, जिसे हम डिजाइन की भाषा में वे फाइंडिंग कहते हैं, है ना? बिल्कुल, वे फाइंडिंग। और ये सिर्फ अस्पतालों या हवाई अड्डों के फर्श पर बनी उन रंगीन पट्टियों तक सीमित नहीं है जो हमें सही वार्ड या टर्मिनल तक ले जाती हैं। हाँ, आज के डिजिटल युग में तो इसका रूप ही बदल गया है। सही कहा। जब कोई यूजर किसी जटिल वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो रंग ही उसे बिना भटकाए एक पेज से दूसरे पेज तक ले जाते हैं। जैसे वो जो बड़े-बड़े कॉल टू एक्शन बटन होते हैं। हाँ, कॉल टू एक्शन बटन का रंग या नेविगेशन बार का कॉन्ट्रास्ट, ये सब डिजिटल वे फाइंडिंग का ही एक बेहद परिष्कृत रूप है। ये डिजिटल वे फाइंडिंग वाला बिंदु सच में बहुत सटीक है, क्योंकि जब स्क्रीन पे बहुत सारी जानकारी होती है, मतलब टेक्स्ट है, तस्वीरें हैं, लिंक्स हैं, तो यूजर का ध्यान भटकना बहुत आसान है। बहुत जल्दी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहीं पर रंगों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य सामने आता है, ढांचा या स्ट्रक्चर प्रदान करना। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई बहुत ही जटिल इन्फोग्राफिक है या सैकड़ों पन्नों की कोई कॉर्पोरेट वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें अनगिनत डेटा पॉइंट्स और चार्ट्स होते हैं। बिल्कुल।
ऐसे कई अलग अलग हिस्सों वाले भारी भरकम प्रोजेक्ट्स को एक सही आकार और विजुअल हायरार्की देने में रंग एक जादुई छड़ी की तरह काम करते हैं। वो कैसे? अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग कलर कोड से बांधने से देखने वाले के दिमाग पर से जो कॉग्निटिव लोड होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। हाँ, मतलब दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जानकारी को समझने में। बिल्कुल, जानकारी एक बहुत ही व्यवस्थित रूप में दिमाग तक पहुंचती है। और इसी ढांचे के भीतर डिजाइनर को किसी खास बात पर जोर देना होता है, जिसे हम एम्फेसिस कहते हैं। हाँ, या फिर पूरे प्रोजेक्ट का एक विशिष्ट मूड तय करना होता है। एम्फेसिस और मूड तय करना रंगों का एक बहुत ही तकनीकी पहलू है। मतलब सिर्फ लाल पीला कर देने से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। किसी विशेष जानकारी पर जोर देने के लिए केवल चमकीले रंगों का इस्तेमाल करना काफी नहीं होता। तो क्या करना होता है? वहाँ टोनल कंट्रास्ट का सही उपयोग करना होता है। टोनल कंट्रास्ट? हाँ, मतलब एक बहुत ही शांत डीसैचुरेटेड बैकग्राउंड हो, जैसे हल्का ग्रे या म्यूटेड पेस्टल रंग। ओके। और उसके खिलाफ जब एक हाई वैल्यू रंग, मान लीजिए एक गहरा क्रिम्सन रेड इस्तेमाल होता है, तो आंखें स्वाभाविक रूप से उसी बिंदु पर जाके टिक जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटल टेक्निक है। और मूड की बात करें तो एनालॉगस रंग योजनाएं, यानी जो कलर व्हील पर एक साथ रहने वाले रंग होते हैं, जैसे नीला और हरा। हाँ, वो एक बहुत ही सुकून भरा और सामंजस्यपूर्ण मूड बना सकते हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री रंग जो कलर व्हील पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे नीला और नारंगी, वो तो बहुत ही वाइब्रेंट लगते हैं। बिल्कुल, वो एक बहुत ही ऊर्जावान और कभी-कभी आक्रामक माहौल भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम मूड और कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं तो रंग केवल एक सपाट सतह पर, मतलब एक फ्लैट 2D स्क्रीन पर नहीं रहते। हाँ, वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। वे स्पेस होने का आभास कराते हैं और डिजाइन में गति और लय, यानी मूवमेंट और रिदम दिखाते हैं। ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है ना? ग्राफिक डिजाइन मूल रूप से 2 डायमेंशनल स्पेस में काम करता है, लेकिन रंगों के तापमान का, मेरा मतलब है वार्म और कूल कलर्स का सही इस्तेमाल करके एक इल्यूजन पैदा किया जा सकता है, जैसे कि कोई चीज स्क्रीन से बाहर आ रही हो। बिल्कुल। वार्म कलर्स जैसे लाल या नारंगी हमेशा आगे की तरफ आते हुए, यानी एडवांस करते हुए महसूस होते हैं। और जो कूल कलर्स होते हैं, कूल कलर्स जैसे नीला या हरा, वो पीछे की तरफ रिसीड करते हुए लगते हैं, मतलब दूर जाते हुए। इस तकनीक का इस्तेमाल करके एक डिजाइनर एक बिल्कुल सपाट स्क्रीन पर भी गहराई, यानी डेप्थ और 3 डायमेंशनल स्पेस का एहसास करा सकता है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन तो ग्राफिक डिजाइन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बिल्कुल। और मूवमेंट की बात करें तो रंगों को एक खास क्रम और अंतराल पर दोहराकर एक विजुअल रिदम बनाई जा सकती है, जैसे संगीत ने होता है। एकदम संगीत की बीट्स की तरह। जब एक ही रंग या उसके अलग अलग शेड्स डिजाइन में एक निश्चित पैटर्न में दिखाई देते हैं, तो देखने वाले की आंखें उसी लय में, उसी रिदम में पूरे डिजाइन को स्कैन करती हैं। यानी सब कुछ डिजाइनर के कंट्रोल में है। हाँ, ये सब बहुत ही रणनीतिक होता है। डिजाइनर ही तय करता है कि देखने वाले की नजर पहले कहाँ जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ ठहरेगी, और अंत में कहाँ जाकर रुकेगी। लेकिन जो टूल इतना शक्तिशाली और बहुआयामी है, वो अपने साथ अनगिनत चुनौतियां भी तो लेकर आता होगा। बहुत सारी चुनौतियाँ। डिजाइनर्स के सामने आने वाली ये चुनौतियां इतनी जटिल हैं कि कभी-कभी सबसे अनुभवी प्रोफेशनल्स भी उलझ जाते हैं। सही कहा। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है रंगों का व्यक्तिगत स्वभाव, या जिसे हम कहते हैं उनका सब्जेक्टिव नेचर। ये तो हर डिजाइनर की रोज की परेशानी है। रंग विज्ञान पर आधारित होने के बावजूद उनका अनुभव पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। बिल्कुल। जो रंग संयोजन किसी एक इंसान को बहुत ही परिष्कृत और मॉडर्न लगता है, वही कॉम्बिनेशन किसी दूसरे इंसान को बहुत ही भड़काऊ या असंतुलित लग सकता है। बिल्कुल सही। और इसी सब्जेक्टिविटी की वजह से ना डिजाइन कम्युनिटी में एक बहुत ही आम डर पैदा हो जाता है। कैसा डर? डिजाइनर्स अक्सर बोल्ड कलर कॉम्बिनेशंस बनाने से घबराने लगते हैं, या फिर जटिल टोनल वैल्यूज के साथ रिस्क लेने से बचते हैं। मतलब वो सेफ गेम खेलना पसंद करते हैं कि उनका प्रयोगात्मक डिजाइन लोगों को समझ आएगा या नहीं। बिल्कुल। और ये डर कहीं ना कहीं रचनात्मकता और इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। लेकिन क्या यहाँ डिजाइनर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन सुरक्षित सीमाओं को तोड़े और अपने क्लाइंट को शिक्षित करे? जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग होती है। अक्सर
क्लाइंट अप्रूवल प्रोसेस को ही एक बड़ी रुकावट मान लिया जाता है। हाँ, बोर्ड रूम मीटिंग्स अक्सर बहुत मुश्किल हो जाती हैं। मान लीजिए एक डिजाइनर ने ब्रांड की पूरी रिसर्च करके उसके टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझकर एक बहुत ही शानदार डेटा समर्थित कलर पैलेट तैयार किया है, बहुत मेहनत से। हाँ। लेकिन जब वो इसे बोर्ड रूम में पेश करता है तो कंपनी का कोई बड़ा अधिकारी बस यूं ही कह देता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ये हरा रंग पसंद नहीं है, इसे नीले में बदल दो। उफ, ये सुनकर तो किसी भी डिजाइनर का दिल टूट जाए। बिल्कुल, बिना किसी ठोस व्यावसायिक कारण के सिर्फ व्यक्तिगत पसंद के आधार पर पूरी स्ट्रैटेजी को बदल देना, ये तो किसी भी डिजाइनर के लिए सबसे हताश करने वाली स्थिति होती है। ये सच में एक बहुत ही आम और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और हाँ, क्लाइंट को शिक्षित करना डिजाइनर का काम जरूर है, लेकिन जब कला और बिजनेस टकराते हैं ना, तो अक्सर व्यक्तिगत पावर डायनामिक्स हावी हो जाते हैं। बॉस हमेशा सही होता है, वो वाली बात। हाँ, डिजाइन के कड़े नियमों और ब्रांड की वास्तविक जरूरतों के ऊपर जब किसी एक व्यक्ति की पसंद नापसंद भारी पड़ने लगती है, तो डिजाइन का असली उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। ये तो है। लेकिन इन बोर्डरूम की लड़ाइयों से भी कहीं अधिक गहरी एक और चुनौती है। वो क्या है? फहमी या कल्चरल मिसइंटरप्रिटेशन। अरे हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक छोटी सी गलती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड की छवि को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। आज हम एक ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं जहाँ एक ही डिजाइन कई देशों और महाद्वीपों में एक साथ देखा जाता है। सही कहा। अलग अलग संस्कृतियों में रंगों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई उदाहरण देंगी आप इसका? बिल्कुल, लाल रंग को ही ले लीजिए। ओके। पश्चिमी देशों और वॉल स्ट्रीट की वित्तीय दुनिया में लाल रंग अक्सर क्या दर्शाता है? खतरे को, नुकसान को, या फिर स्टॉक मार्केट में रेड जोन में होने का संकेत देता है। एकदम सही। लेकिन अगर वही डिजाइन हम चीन या अन्य एशियाई बाजारों में प्रस्तुत करें, तो वहाँ लाल रंग सौभाग्य, समृद्धि और खुशी का प्रतीक माना जाता है। मतलब एक जगह नुकसान और दूसरी जगह भारी मुनाफा। हाँ, इसी तरह कई पश्चिमी देशों में सफेद रंग पवित्रता और शादियों से जुड़ा है। क्रिश्चियन वेडिंग्स में अक्सर सफेद गाउन होता है। हाँ, जबकि कई पूर्वी संस्कृतियों में जैसे भारत में भी ये पारंपरिक रूप से शोक और अंतिम संस्कार का रंग है। बहुत बड़ा अंतर है ये तो। जब एक ग्लोबल ब्रांडिंग कैंपेन डिजाइन किया जा रहा हो, तो इन कल्चरल एसोसिएशंस की गहरी समझ होना बेहद जरूरी है। बिना इस समझ के एक बहुत ही बेहतरीन दिखने वाला डिजाइन भी पूरी तरह से गलत संदेश दे सकता है। यानी एक ग्राफिक डिजाइनर को न केवल रंगों के ऑप्टिक्स और मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे एक समाजशास्त्री और सांस्कृतिक विश्लेषक की तरह भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल, तभी तो ये प्रोफेशन इतना गहरा है। यह इस पेशे की गहराई को सच में दर्शाता है। लेकिन इन मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक चुनौतियों के अलावा एक और बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे पार करना होता है। कौन सा पहाड़? तकनीकी कठिनाइयाँ। ओह या टेक्निकल डिफिकल्टीज। एक ही रंग को अलग अलग माध्यमों पर बिल्कुल एक जैसा दिखाना आज के इस डिजिटल युग में भी एक बहुत ही डरावना और जटिल काम है। ये शायद हर डिजाइनर का सबसे बड़ा तकनीकी सिरदर्द है। क्योंकि हम एक ही समय में स्क्रीन और प्रिंट दोनों के लिए काम कर रहे होते हैं। दोनों की तकनीक तो बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल। कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन RGB कलर मॉडल का उपयोग करती है, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि प्रकाश या लाइट से बनता है। सही। और ये रंग बहुत ही चमकदार और वाइब्रेंट होते हैं। लेकिन जब उसी डिजाइन को किसी पत्रिका, पैकेजिंग या बिलबोर्ड पर प्रिंट करना होता है, तो वहाँ CMY के इंक का इस्तेमाल होता है। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। एकदम सही। प्रकाश से बने रंगों को जब स्याही में बदला जाता है, तो कई बार रंग अपनी चमक खो देते हैं। वो डल हो जाते हैं। हाँ, जो नियॉन ग्रीन स्क्रीन पर बहुत आकर्षक लग रहा था, वो प्रिंट होने पर एकदम फीका और उदास सा हरा बन सकता है। और ये सिर्फ RGB बनाम CMY के तक सीमित नहीं है। और क्या परेशानियां हैं? हर डिवाइस की अपनी अलग स्क्रीन कैलिब्रेशन होती है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ही वेबसाइट का रंग एक महंगे एप्पल मॉनिटर पर कुछ और दिखेगा और किसी साधारण स्मार्टफोन की स्क्रीन पर बिल्कुल अलग। बिल्कुल। एक बड़े ब्रांड के लिए जिसका अपना एक बहुत ही खास सिग्नेचर कलर है, मान लीजिए कोका कोला का लाल रंग, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, तो इस निरंतरता को बनाए रखना, इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उनकी वेबसाइट हो, उनके कैन हो, उनके ट्रकों पर बना लोगो हो, हर जगह वो लाल रंग बिल्कुल सटीक होना चाहिए। कोई समझौता नहीं किया जा सकता उसमें। बिल्कुल नहीं। इस सटीकता को हासिल करना
और कलर गैमेट की सीमाओं के भीतर काम करना सच में बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इसी वजह से डिजाइन की दुनिया में सही रंगों या ह्यूज को चुनना जितना आसान काम लगता है बाहर से, असल में वो उससे कहीं ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक रंग चुनने का काम नहीं है, बल्कि उसके पूरे जीवन चक्र को डिजाइन करने का काम है कि वो अलग अलग स्क्रीन, अलग अलग कागज और अलग अलग रोशनी में कैसा बर्ताव करेगा। इन सारी जटिलताओं को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि ग्राफिक डिजाइन में रंग कोई तुक्का या संयोग नहीं होते। बिल्कुल नहीं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर रंग इतने ही सब्जेक्टिव हैं, सांस्कृतिक रूप से इतने भिन्न हैं और तकनीकी रूप से इतने अस्थिर हैं, तो एक डिजाइनर इन सब को कैसे संभालता है? इसका सबसे बड़ा और मैं कहूँगी एकमात्र समाधान है टोनल रिलेशनशिप्स की गहरी समझ। टोनल रिलेशनशिप्स? हाँ, ये सीखना कि कौन से रंग एक साथ अच्छे लगते हैं और क्यों लगते हैं, ये किसी भी डिजाइनर के लिए सबसे अहम कौशल है। मतलब ये सिर्फ गट फीलिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये केवल अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन का मामला नहीं है। ये कलर थ्योरी और टोनल वैल्यूज का एक पूरा विज्ञान है। और इस विज्ञान को समझने का सबसे बड़ा व्यवहारिक फायदा क्या है? समय और पैसे की भारी बचत। वो कैसे? जब किसी डिजाइनर को टोनल संबंधों और तकनीकी सीमाओं का सटीक ज्ञान होता है, तो वो ट्रायल और एरर के अंतिम चक्र में नहीं फंसता। मतलब वो बार बार गलतियां करके नहीं सीखता, उसे पहले से पता होता है। बिल्कुल, उसे पहले से पता होता है कि कौन सा रंग कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर तो अच्छा लगेगा, लेकिन प्रिंट में अपनी वैल्यू खो देगा। वह शुरुआत से ही ऐसे कलर प्रोफाइल बनाता है जो हर माध्यम में स्थिर रहे। इससे तो प्रिंटिंग में होने वाले महंगे नुकसानों से बचा जा सकता है। हाँ, और क्लाइंट के साथ होने वाले कई दौर के रिवीजन भी कम हो जाते हैं। क्लाइंट भी खुश, डिजाइनर भी खुश। और इन सबसे ऊपर इस पूरी मेहनत और तकनीकी माथापच्ची का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? वो है सही कम्युनिकेशन। बिल्कुल, वो ये है कि ब्रांड अपनी ऑडियंस से बिल्कुल वही सटीक प्रतिक्रिया या करेक्ट रिस्पांस प्राप्त कर सके जो वो चाहता है। सही कहा। चाहे वो किसी ई-कॉमर्स साइट पर बाय नाउ बटन दबाने की प्रतिक्रिया हो, हाँ, जहाँ रंग आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, या किसी लग्जरी ब्रांड के विज्ञापन को देखकर एक खास तरह की प्रीमियम फीलिंग महसूस करना हो। सही रंगों के चुनाव से डिजाइनर लोगों की भावनाओं और उनके फैसलों को नेविगेट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जब ये सब कुछ सही बैठता है, जब टोनल वैल्यूज, सांस्कृतिक समझ और तकनीकी सटीकता एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी एक ऐसा ग्राफिक डिजाइन तैयार होता है जो न केवल देखने में बेहद आकर्षक होता है, बल्कि अपने व्यावसायिक उद्देश्य को 100% पूरा करता है। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया कला, मनोविज्ञान और विज्ञान का एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर संगम है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने रंगों के उस छुपे हुए संसार का बहुत गहराई से विश्लेषण किया। हाँ, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। हमने देखा कि रंग किस तरह बिना कुछ बोले संवाद करने का सबसे शक्तिशाली टूल है। सही बात है। उनके व्यवहारिक कार्य सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं है, वे डिजिटल और फिजिकल स्पेस में वे फाइंडिंग के जरिए रास्ता दिखाते हैं। भारी भरकम जानकारी को एक विजुअल स्ट्रक्चर में बांधते हैं, जरूरी बातों पर एम्फेसिस बनाते हैं और एक 2 डायमेंशनल कैनवस पर भी गहराई और मूवमेंट का जादुई इल्यूजन पैदा करते हैं। इसके साथ ही हमने उन वास्तविक और जमीनी चुनौतियों को भी समझा जो हर रोज डिजाइनर्स के सामने आती हैं। हाँ, जैसे कि रंगों को लेकर इंसानों की व्यक्तिगत पसंद नापसंद, बोर्ड रूम में होने वाले क्लाइंट अप्रूवल के संघर्ष, और ग्लोबल स्तर पर होने वाली वो सांस्कृतिक गलतफहमियां जहां एक रंग का अर्थ दूसरी जगह पूरी तरह बदल जाता है, और RGB बनाम CMY के जैसी वो तकनीकी रुकावटें जो डिजाइन को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाने पर बहुत परेशान करती हैं। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सफल टोनल रिश्तों को सीखकर और कलर थ्योरी के विज्ञान को अपनाकर ही इन सारी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। बिल्कुल, जिससे न केवल संसाधन बचते हैं, बल्कि एक ऐसा डिजाइन तैयार होता है जो सीधे लोगों के दिमाग और दिल पर असर करता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? और ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है सभी सुनने वालों को। बताइए। जब रंगों को अलग अलग डिजिटल स्क्रीन्स और प्रिंट मीडिया पर तकनीकी रूप से एक समान दिखाना इतना डरावना और मुश्किल काम है, हाँ, और जब सांस्कृतिक रूप से रंगों के मायने इतनी तेजी से बदल जाते हैं, तो क्या भविष्य में कभी कोई सच्ची सार्वभौमिक रंग रणनीति या यूनिवर्सल कलर स्ट्रेटजी बन पाएगी? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई डिस्प्ले तकनीकें कभी इस अंतर को पूरी तरह पाट पाएंगी,
या फिर हर ग्राफिक डिजाइन हमेशा अपनी स्थानीय संस्कृति और उस समय इस्तेमाल हो रही स्क्रीन की भौतिक सीमाओं के भीतर ही कैद रहने के लिए मजबूर होगा? ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरा सवाल है। ये डिजाइन और तकनीक के भविष्य को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। क्या तकनीक कभी इतनी एडवांस होगी कि प्रिंट की स्याही और स्क्रीन का प्रकाश एक ही भाषा बोलने लगे? क्या ग्लोबल डिजाइन में कभी रंगों के अर्थ दुनिया के हर कोने में एक जैसे महसूस किए जा सकेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो इसी गहरे सवाल के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। रंगों के इस जटिल लेकिन बेहद खूबसूरत विज्ञान को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अपने आसपास के डिजाइन्स को देखते रहें, उनके पीछे छिपी मनोविज्ञान और तकनीकी बारीकियों को डिकोड करते रहें और डिजाइन की इस अद्भुत दुनिया में हमेशा कुछ नया सीखते रहें। मिलेंगे अगली चर्चा में।